नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है नंदू की। ये जो नंदू है, ये अपने घर का इकलौता वारिस है जो कमा करके घर वालों का पालन पोषण करना चाहता है कि बहुत अच्छे से करूं, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत ही इतनी ख़राब है कि जो भी होता है बहुत गलत होता है उसके साथ। नंदू अभी 7th क्लास में था और उसकी दीदी की शादी हुई थी। नंदू की एक दीदी है और एक छोटी बहन है। मम्मी पापा हैं। घर की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छे से रह सके, लेकिन पिताजी उनके एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस वजह से घर का खाना पीना और थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था। नंदू अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहा था क्योंकि उसने सोचा था मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो कोई अच्छा काम मिलेगा। दीदी की शादी फिक्स हो गई थी और पापा ने बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल घर देख करके अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी शादी कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। तो 16 साल की उम्र में दीदी की शादी हो गई। अब नंदू और उसकी छोटी बहन बची थी। 1.5 साल ही हुआ था। नंदू 8th पास करके अभी 9th में गया ही था कि एक एक्सीडेंट में उनके पिताजी की भी मौत हो जाती है। अब नंदू बहुत परेशान था क्योंकि उसके ऊपर माँ की और छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। उस एक्सीडेंट की वजह से नंदू बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। ना ही अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था और ना ही ज़्यादा किसी से बात करता था। वो सिर्फ सोचता रहता था कि मैं क्या करूं, कहाँ से काम करूं, क्योंकि घर की स्थिति धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही थी। अब नंदू ने सोचा कि मुझे कोई काम करना चाहिए जिससे घर में खाने को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। गांव में उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग एक कोयले की खदान होती है, वहाँ पर काम करने जाते हैं। आप लोगों को बताया नहीं कि ये कहानी झारखंड की है। झारखंड में लोहे की खदानें बहुत हैं और ये बात लगभग 20 साल पुरानी है। तो उस वक्त मतलब लोगों के पास यही एक साधन था पैसे कमाने का, काम करने का। तो इसने भी सोचा कि इतनी पढ़ाई तो मैंने की नहीं है कि मैं किसी अच्छी जगह पर काम कर सकूं, तो यहीं पर करूंगा तो कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलेगी। यही सोच करके वो गांव वालों के साथ जाना शुरू कर देता है। 1 साल जाता है और बहुत अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा था, जिस वजह से घर की रोटी तो चलने लगी थी। माँ भी खुश थी। कुछ बहुत काम माँ भी दूसरों के खेतों में जाकर कर लेती थी, जिससे 4 पैसे आ जाते थे। छोटी बहन की पढ़ाई नंदू ने सोचा रुकनी नहीं चाहिए, इस वजह से वो भी अब 5th क्लास पास हो चुकी थी और नेक्स्ट क्लास में गई थी। घर में धीरे धीरे खुशियाँ आना शुरू हुई थी, लेकिन ये खुशियाँ कितने दिन रहेगी ये किसी को नहीं पता था। नंदू अब थोड़ा समझदार हो गया था, बड़ा भी हो गया था। लगभग 16 साल उम्र थी। उस हिसाब से तो छोटा ही था, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसकी उम्र जल्दी ही बड़ी हो गई थी। तो वो रोज़ काम पर जाता था और रात में लगभग 7-8 बजे के आसपास वापस आता था। एक दिन उनकी माँ खेत में काम कर रही थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। नंदू को लोग खबर पहुंचाते हैं तो वो दौड़ते हुए गांव आता है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। गांव का एक छोटा मोटा हॉस्पिटल। वहाँ जाता है तो इलाज कराते हैं तो पता चलता है कि उनके दिल में बहुत दर्द हुआ था, इस वजह से वो आई हैं, यानी कि पहला अटैक था उनको। डॉक्टर ने बोला कि इनकी बहुत केयर करनी होगी, वरना ये तो पहला अटैक था, किसी तरह हमने समय पर बचा लिया है, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो हम बचा नहीं पाएंगे। नंदू ये सुनते ही बहुत घबरा गया था और उसने सोच लिया था माँ को अब मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा है कि टेंशन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब लेकिन ये सब होता कैसे? अगर नंदू अच्छे से काम करेगा, पैसा आएगा तो माँ चिंता करेगी ही क्यों? माँ दूसरे दिन हॉस्पिटल से घर आ जाती है और अपना रोज का काम करने लगती है। नंदू माँ को समझाता है, माँ परेशान मत हो, मैं कर रहा हूँ जो मुझसे हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कितना करोगे, कर तो रहे हो जितना करना है, तुमसे जितना हो सकता है तुम उससे ज़्यादा ही कर रहे हो। नंदू कहता है, नहीं माँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उस दिन नंदू काम पर गया था। दिन भर उसका काम में ज़्यादा मन नहीं लगा और शाम को जब वो वापस आ रहा था, पैदल ही जाता था क्योंकि ना ही साइकिल थी उसके पास ना कोई साधन, तो वो पैदल ही आता था। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर था जहाँ पर काम पर जाता था, तो इतना दूर भी नहीं था उस हिसाब से, तो वो पैदल आ जाता था। लेकिन रात में जब वो वापस आ रहा था, सर्दियों का समय था और जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो 7:30 बजे के आसपास बहुत अंधेरा था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं क्या करूं, कैसे करूं। सोचते सोचते अचानक से उसके सर में दर्द हुआ, तो वो एक जगह पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैं कहाँ से पैसे कमाऊं। इंसान जब परेशान होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। नंदू के साथ यही हो रहा था। नंदू अभी बैठे सोच ही रहा था। लगभग 15 मिनट पड़ता है, उसके बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई आवाज़ देता है, नंदू। नंदू इधर उधर देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तभी पायलों की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके आसपास है। वो उठकर खड़ा होता है और अब उसका ध्यान जाता है कि रात हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। बस वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि पीछे से लग रहा था कोई बहुत तेज़ से दौड़ कर आ रहा है। तो वो एकदम से रुक जाता है, पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। अचानक से उसकी निगाह जब आगे जाती है तो देखता है आगे एक औरत खड़ी है जो लगभग 25-30 साल की होगी। साड़ी पहन रखी है लेकिन पुरानी सी, ऐसा लग रहा है जैसे नई सड़क जो बन रही है उस सड़क में वो काम करती है। इस तरह से उसका पहनावा था। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास जो लड्डू हैं, क्या तुम मुझे दे दोगे? मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। नंदू एकदम से चौंक जाता है कि ना तो मैं इसे जानता हूँ और ना ही वो शायद मुझे जानती है, तो इसे कैसे पता मेरे झोले में लड्डू है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा लड्डू खाने का बहुत मन है, मुझे भूख लगी है बहुत तेज़ी से और मैं खुशबू से समझ गई थी तुम्हारे झोले में लड्डू है, इसलिए मैं भागते हुए आई। नंदू मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तो वो अपने झोले से लड्डू निकालने लगता है। आज नंदू के जहाँ काम करता था वहाँ पर इनके एक दोस्त के लड़का हुआ था। दोस्त मतलब साथी जो थे, लड़का हुआ था। इस खुशी में उसने 2-2 लड्डू सबको दिए थे। नंदू अपने दोनों लड्डू घर ले जा रहा था अपनी माँ और अपनी बहन के लिए। लेकिन जब इस महिला ने मांगा तो नंदू बहुत दयालु भी था। उसने सोचा एक लड्डू इनको दे देते हैं और एक लड्डू घर ले जाएंगे। उसने जैसे ही कागज से लड्डू निकाला, सामने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये इधर उधर देखता है पर सोचता है आखिर वो औरत कहाँ चली गई और इतनी जल्दी कहाँ चली जाएगी। अगल बगल देखता है तो खेत थे बहुत बड़ी बड़ी, उसमें फसल थी। उसने सोचा शायद इस फसल के अंदर से वो चली गई होगी। अब जो भी है, अब नंदू आज जल्दी जल्दी चलने लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों नंदू के अब कंधों में दर्द हो रहा था। बहुत थका सा महसूस कर रहा था। चलने की कोशिश तो कर रहा था पर जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा था। अब वो किसी तरह अपने घर पहुंचता है। माँ दरवाज़ा खोलती है तो ये कहता है, माँ आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पता नहीं क्यों मेरे कंधों में बहुत दर्द है। तो माँ उसका झोला उतारती है और कहती है, बेटा शायद आज काम ज़्यादा हो गया होगा। तो नंदू कहता है, नहीं माँ, काम तो रोज़ के जैसा ही है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कंधों में। तो माँ कहती, बेटा परेशान मत हो, मैं अभी तेल की मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा। अब उनकी माँ तेल गरम करती हैं और दोनों कंधों पर मालिश करती हैं। लेकिन फिर भी नंदू को बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। रात भर वो सो नहीं पाया। माँ ने सोचा सुबह डॉक्टर को दिखाऊंगी। अब सुबह होती है और सुबह नंदू जब उठता है तो वो सीधे चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कुबड़ हो गया हो, तो वो झुककर चल रहा है। अब उनकी माँ बहुत परेशान होती हैं, इसलिए उसे लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं टेस्ट में तो सब कुछ ठीक है, हो सकता है दर्द हो रहा हो, तो पेन किलर देते हैं और एक बाम दे देते हैं कि इसको दे दो, ये लगा लेगा तो ठीक हो जाएगा।
माँ घर आती हैं, उसकी बाम से मालिश भी करती हैं, दवाई भी देती हैं, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा था। अब इस वजह से ना तो वो खाना खा रहा था और ना ही कहीं जा रहा था, काम पर भी 2 दिन से नहीं गया था। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई तो उनकी माँ ने सोचा कि अपने भाई को बुलाती हूँ, मतलब नंदू के मामा जी को। अब उनका और कोई नहीं था, उनके भाई ही थे। वो एक मंदिर में पुजारी थे। इनकी माँ के बड़े भाई थे, तो जैसे ही उन्हें खबर मिलती है तो वो भागे हुए घर आते हैं। जैसे ही घर से अंदर जाने लगे थे तो उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। वो पुजारी हैं और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे ही घर के अंदर आए और कहते हैं, दीदी तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ गलत है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए? तो उनकी दीदी कहती है, नहीं भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि नंदू की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से लग रहा होगा। अब ये नंदू के कमरे में जाते हैं तो नंदू लेटा हुआ था। जैसे ही वो मामा जी को देखता है तो उठकर बैठ जाता है, लेकिन झुके हुए बैठा था। उनके मामा जी कहते हैं, बेटा क्या हुआ है तुम्हें और इस तरह से क्यों बैठे हो? कहता है, पता नहीं मामा जी, उस दिन मैं काम से आया था और उसके बाद से ही मेरे दर्द हो रहा है। उनके मामा जी ने कहा, पूरी बात बताओ, हुआ क्या था? अब वो अपनी पूरी बात बता रहा था, तभी उनके मामा जी की निगाह पड़ती है सामने शीशे पे। सामने उनकी माँ का ड्रेसिंग रखा था, बहुत पुराना सा धुंधला सा शीशा था, लेकिन उस शीशे में नंदू की झलक दिख रही थी। और जब उनके मामा ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख करके वो एकदम से चौंक गए थे, तो वो तुरंत उनकी माँ का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें लेकर बाहर आते हैं। कहते हैं, दीदी नंदू के दोनों कंधों पर एक चुड़ैल बैठी हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, भयानक है। वो नीचे नहीं उतर रही है, इस वजह से उसके कंधे पर इतना बोझ है, इतना दर्द है। लगभग 60 किलो का बोझ लाद करके नंदू घूम रहा है, इसलिए वो सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा है। अब उनकी माँ भी बहुत परेशान होती है कि ये कैसे हो गया और हम कैसे अब इसे ठीक करेंगे। उनके मामा जी कहते हैं कि दीदी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े पुजारी हैं और इन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो उनके मामा जी अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं और उनको आने के लिए बोलते हैं। तो वो कहते हैं, ठीक है मैं कल आऊँगा, मतलब एक दिन बाद। अब मामा जी एक दिन के लिए इन्हीं के घर में रुक जाते हैं। रात का समय होता है, खाना वाना खाकर सब लोग लेट गए थे, पर नंदू ने आज भी खाना नहीं खाया था। मामा जी ने किसी तरह उन्हें दूध पीने के लिए बोला। दूध तो उन्होंने बहुत अच्छे से पी लिया और बहुत खुशी खुशी पी लिया कि मामा जी समझ गए थे, अब तो क्लियर है कि ये जरूर कोई बहुत बुरी आत्मा है। नंदू रात भर बैठा रहा, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, गुर्रा रहा था। ये बातें उनकी माँ को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। छोटी बहन अपने कमरे में थी, वो भी डरी हुई थी। दूसरे दिन पंडित जी आते हैं। जैसे ही पंडित जी आते हैं, नंदू एकदम से चिल्लाने लगता है, इन्हें घर से बाहर निकालो। अब सभी लोग नंदू को पकड़े थे, उनके दोस्त भी आ गए थे नंदू के, लेकिन नंदू किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। एकदम से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। सभी लोग उनको पकड़ करके चौकी पर बैठाते हैं। पूजा शुरू होती है। पूजा के बाद अचानक से नंदू की आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि मैं इस रास्ते पर रहती हूँ, नंदू को मैं रोज़ देखती थी। नंदू मुझे बहुत अच्छा लड़का लगता है, बहुत सीधा है, सरल है, तो अब मैं नंदू के साथ ही रहूँगी। कोई मुझे नंदू से अलग नहीं कर सकता है। ये सुनते ही घर वाले और भी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन पुजारी जी अपनी पूजा बराबर चालू रखते हैं और थोड़ी ही देर बाद अचानक से नंदू चीखते हुए बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि इतने दिन से वो घर पर पड़ा है और क्या क्या हुआ उसके साथ। और भी बहुत चीज़ें हुई थी जो कि मैंने नहीं बताया, आप लोग डर भी सकते हो। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सच में होता है? पंडित जी ने बताया कि वो चुड़ैल नंदू को पसंद करती थी, शायद इसीलिए उसके पीछे आ गई थी। नंदू से कहा गया कि अब तुम संभल कर वहाँ से जाओगे क्योंकि काम तो करना ही है। तो वो नंदी को एक माला देते हैं और हाथ में कलावा बांधते हैं और कहते हैं, ये माला कभी मत उतारना तुम, क्योंकि इस माले में इतनी शक्ति है कि तुम कहीं भी चले जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। नंदू वो माला पहन लेता है और उसके बाद से नंदू ने आज तक ये माला नहीं उतारा है। उसकी उम्र इतनी हो गई है, लगभग
30 साल का हो गया है, 35 साल का, लेकिन आज भी वो माला उसके गले में है। सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नंदू भूल नहीं पाता है कि वो नई सड़क, जो भूतिया सड़क थी, वो कितनी डरावनी हो सकती है। कई लोगों के साथ ऐसे केस हुए थे, लेकिन नंदू इन सब पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब अपने ऊपर बीती तब उसे विश्वास हुआ। तो आप लोगों को अगर नंदू की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।